So we are dealing with center of mass of solid hemisphere of solid हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का अगर अपने सेंटर ऑफ मास अगर डील करें तो सबसे पहला काम तो ये है कि अपने एक पहले सॉलिड हेमिस्फीयर बना तो ले, और फिर साथ साथ ये भी रखना है कि सॉलिड हेमिस्फीयर दिखता कैसे होगा। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया, एक स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा को अपने बोल देते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। जैसे ये एक स्फीयर का हिस्सा रहा होगा and we select something like this, something like this, and now we say it is solid। जब अपने solid बोल रहे हैं तो मैं बोलता हूँ इसको अंदर में अपने काम करते हैं, मैं ऐसा कर देता हूँ। तो ये जो है ये solid रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको अंदर में मैं solid लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करता तो ये हॉलो रिप्रेजेंट करता। तो हालांकि तुम्हारे केस में तुमको थोड़ा आजादी दिया गया, तुम अगर नहीं भी करोगे और लिख दोगे सॉलिड है तो लोग मान लेंगे, लेकिन कन्वेंशनली अपने सॉलिड हेमिस्फीयर अगर रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हैं तो अपने कुछ ऐसा ही करते, वी डू समथिंग लाइक। अब बात ये है कि अपने को इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे। तो सबसे पहला बात आता है कि अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर ले। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए अपने क्या करें, तो टू गेट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं बोलता हूं कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री को एक कोऑर्डिनेट अगर बनाया जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगा। तो वी सेलेक्ट दिस लाइन एज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट जो हेमिस्फीयर को दो हिस्से में इक्वली डिवाइड कर देगा, which is also serving as a line of symmetry। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर मैं 2 दिन से बोल ही रहा हूँ एक बात कि सेंटर ऑफ मास जो है लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। अगर आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो सेंटर ऑफ मास उसी पे लाई करता है, और अगर आप सक्सेसफुली अगर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है वो सेंटर ऑफ मास बन जाता है। तो इस केस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल नहीं है, वी हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसके साथ साथ मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं which is somewhat like this, so we have a x axis and then we have a y axis। अब बात ये आता है कि अपने इसको कैसे कंसिडर करें, हाउ डू वी विजुअलाइज दिस। जैसे हम लोगों ने पिछले दिन जब सॉलिड सेमी सर्कुलर डिस्क किया तो हम लोगों ने कहा कि वो बहुत सारे सेमी सर्कल से बना, एक सेमी सर्कल के अंदर एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल के अंदर एक सेमी सर्कल, तो जाकर के एक वो बना है। तो इसको अपने कैसे कंसिडर करें, तो इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ टमाटर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी अपनी जिंदगी में टमाटर काटे। तो इफ दिस इज टोमेटो, कुछ और भी काट सकते हो लेकिन मेरा मन टमाटर पे ही लग रहा, मन बात खत्म। तो अब अगर इस टमाटर को अगर हम आधे हिस्से में कर दे तो पहले तो ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर। अब मैं बोलता हूँ अगर इसमें से मैं एक पार्ट अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इफ आई सेलेक्ट दिस पार्ट, इफ आई सेलेक्ट दिस पार्ट, तो 3D में ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा। तो जब ये पार्ट कट के अलग हो जाएगा तो तुमको ये वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा टमाटर का। तो इट विल लुक लाइक अ डिश, और यू कैन कॉल इट अ सिलेंडर। अब सिलेंडर और डिस्क में क्या अंतर होता है, सिलेंडर और डिस्क में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। अपने सिलेंडर उसको मान लेते हैं जिसका हाइट बड़ा है रेडियस के कंपैरिजन में, और अगर उसका हाइट अगर मैं चपटा कर देता हूं तो मैं उसको बोलता हूँ डिस्क। तो इस केस में इसका हाइट कम हो गया तो हम लोग इसको बोलते हैं डिस्क, अदरवाइज इट इज सिलेंडर। इसके इसके केस में सारा सिलेंडर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सैलेड का एक पार्ट बन गया हमारा। टमाटर को ऐसे ऐसे गोल गोल काटते हैं अपने, बोल देते हैं, तो ये गोल बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो जो एलिमेंट होगा जो मैं लेकर के सेंटर ऑफ मास अपने डिटरमाइन करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ टमाटर और अ डिस्क। तो मैं ऐसा बोलता हूँ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क। जैसे ये वाला का रेडियस ज्यादा बड़ा होगा, इसके बाद में थोड़ा काटूंगा उसका रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, ऊपर जाते जाते यहाँ पे बड़ा एक छोटा सा एक टुकड़ा मिलेगा मेरे को टमाटर। तो इन ऑर्डर टू डू इट दिस वे, तो मैं एक काम करता हूं, तो एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x
I am selecting a disk like this. At a distance x, I am selecting a disk like this, which is of thickness dx. इसका thickness dx के बराबर हो गया. तुम चाहो तो r डिस्टेंस पे dr सेलेक्ट कर लो, x डिस्टेंस पे dx सेलेक्ट कर लो. हम लोगों ने ऐसा कर लिया. अब मैं बोलता हूँ इसका रेडियस जो है वो तो मोटा मोटी सेम ही है. ये पूरे हेमिस्फीयर का रेडियस हर तरफ से क्या है, हर तरफ से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज टर्निंग आउट टू बी r. हेमिस्फीयर का रेडियस तो r ही रहने वाला है, मास m, रेडियस r. तो मैं बोलता हूँ अगर आप यहां से भी अगर आप रेडियस अगर निकालते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल R. और हम इसमें इंटरेस्टेड है कि ये जो हम लोगों ने जो डिस्क बनाया इसका रेडियस क्या है, तो मैं बोलता हूँ इसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल r. तो अपने ले लेते हैं स्मॉल r. अरे यहाँ तक बात पहले 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऐसा हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने एक एलिमेंटल मास लिया, एलिमेंटल मास ऐसा लिया. तो अब जो हम लोगों ने यहाँ पे जो पार्ट सेलेक्ट किया, इट विल लुक लाइक अ सॉलिड डिस्क, सॉलिड एलिमेंटल डिस्क. ये सॉलिड होगा, ये बात समझ में आना चाहिए. सॉलिड एलिमेंटल डिस्क बन गया हमारे पास. अब इस डिस्क का हमको एक छोटा मास निकालना है. तो इस डिस्क के बारे में मैं अगर यहाँ पे थोड़ा बात अगर करना स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ पे इस डिस्क को थोड़ा साइड में बना लेता हूँ. ये है जो डिस्क जिसका आपने चर्चा कर रहे हैं, ये सॉलिड डिस्क हो गया जो हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करें. इसका अगर अपने थिकनेस का बात करें तो ये dx है. इसका रेडियस का बात करें तो ये कोई स्मॉल r है. तो मैं बोलता हूँ अगर इसका वॉल्यूम का बात अगर करें तो जो छोटा वॉल्यूम आएगा जिसको अपने लिखते हैं dv, स्मॉल वॉल्यूम dv, तो इट विल बी रिटन एज पाई r स्क्वायर dx. साधारण बात. अरे हमने कहा था अभी आपको कि डिस्क और सिलेंडर में कोई खास अंतर नहीं है. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट. तो इसका एरिया क्या हो गया पाई r स्क्वायर, और इसका हाइट क्या हो गया dx, तो पाई r स्क्वायर dx. और इसका मास अपने मान लेते हैं कि कोई मास है dm. तो अगर अपने यहाँ पे अगर अपने डेंसिटी अगर लिखें, यानी कि रो वाला बात अगर अपने लिखें, जैसे इसका मास मेरे को नहीं पता dm हमने लिखा, तो अपने लिख देते हैं कि इस पूरे का मास m है. और वॉल्यूम का बात अगर किया जाए तो ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब, विच इज इक्वल टू dm बाई dv. ऐसा हो जाए dm बाई dv. 4/3 पाई r क्यूब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया. अपने आधा हेमिस्फीयर ले रहे तो हाफ ऑफ 4/3 यानी कि 2/3 पाई r क्यूब हो गया. तो अब अगर अपने यहाँ पे dm अगर अपने कैलकुलेट अगर करते हैं तो आई कैन राइट ओवर हियर 3/2 dm can be written here 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब dv. और dv अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये हो गया पाई स्मॉल r स्क्वायर dx. तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो वी गेट 3m r स्क्वायर dx बाई 2 r क्यूब. ये हो गया dm, ये हो गया dm का वैल्यू. ये हम लोगों ने पहला बेसिक सेट ऑफ कैलकुलेशन जो हम लोगों ने किया वैसा. तो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हम लोग वर्किंग फॉर्मूला क्या लगाते हैं. तो वर्किंग फॉर्मूला मैं पीछे यहाँ पे लगाना स्टार्ट करता हूँ. तो मैं लिखता हूँ कि फॉर वर्किंग फॉर्मूला वी यूज टू राइट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r dn अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dn विद इन प्रॉपर लिमिट्स. और यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये r क्या होना चाहिए. तो हम लोगों ने पिछले दिन भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया था कि ये r जो है ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंटल मास होना चाहिए. तो जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया उसमें ओरिजिन ये वाला, और मैंने अभी कह दिया कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, जैसा इस तरह है वैसा इस तरह है. तो सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर लाई करना चाहिए. जो एलिमेंटल मास हम लोगों ने सेलेक्ट किया वो डिस्क है, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है. तो ये जो डिस्क हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे यानी कि एक्स डिस्टेंस पे, यानी कि एक्स डिस्टेंस पे. तो जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x
और हम लोग क्या सॉल्व करें, हम लोग वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करें, एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया हमारे। तो वी राइट ओवर हियर दैट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अब बात यह है कि डीएम पुट करना है, तो तुम सोच रहे हो सर वेट किस बात का कर रहे हैं, ये रहा डीएम पुट कर दीजिए। अब यहाँ एक छोटा सा समस्या हमारे पास, समस्या ये है कि अपने पास x एक वेरिएबल है और स्मॉल r भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे x भी है r भी है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा। we need to have one variable, we cannot have two variables and solve one integration, तो ये काम नहीं चलेगा। तो I need a relation between x and r। तो x and r में रिलेशन के लिए मैं ये बोल देता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर कैन बी रिटन एज r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। और मैं यहाँ से लिखता हूँ r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर यहाँ पुट कर देंगे अपने, तो पूरा वेरिएबल जो है वो x के टर्म्स में आ गया, कैपिटल R अपने को पता है, हम अपने को पता है। Now it is comfortable equation for us to solve. So then over here I write that dm can be written as 3m by 2 r cube और small r square can be written as r square minus x square dx। तो अगर ये वाला वैल्यू अगर मैं पीछे अगर पुट कर देता हूँ, तो over here I write that y coordinate of center of mass is equal to integration of x और dm के जगह अपने पुट करें 3m by 2 r cube r square minus x square dx divided by 3m by 2 r cube r square minus x square dx and within proper limits, लिमिट एक प्रॉपर होना चाहिए तब जाके अपने बात कुछ करते हैं। तो विद इन प्रॉपर लिमिट का बात अगर करें तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से अपने ऊपर उठते जा रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं, तो r तक जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जब x का वैल्यू 0 है, खत्म कहाँ करेंगे जब x का वैल्यू r। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू r, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू r। तो इंटीग्रेशन ऑफ r dm अपॉन इंटीग्रेशन dm हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे एक बात है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इंक्रीज द पावर डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर ही करना है। जो कांस्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करके पहले बाहर कर लीजिए। तो जो कांस्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करके अगर मैं बाहर अगर कर लेता हूँ, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है 3m by 2 r क्यूब। ये मैं बाहर ले आता हूँ। वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ x r स्क्वायर dx। तो r स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx। अरे मल्टीप्लाई कर दिया x को अलग अलग और अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। और डिवाइड बाई का अगर अपने बात करें तो डिवाइड बाई 3m by 2 r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। ये भी 0 से r, 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 और इसको अपने ऐसे पुट कर देते है ना भाई। नहीं तो ऐसा लग रहा है खाली ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3m by 2 r क्यूब, 3m by 2 r क्यूब अगर हटा दे तो वी राइट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x dx इंक्रीज द पावर डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर, तो x स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा r टू द पावर 4 by 2 माइनस r टू द पावर 4 by 4 अपॉन, तो ये r स्क्वायर बाहर आ गया, dx का हो जाएगा x, तो ये हो गया r क्यूब माइनस ये हो जाएगा r क्यूब बाई 3, ये ऐसा हो गया। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साथ साथ अपने करते जा रहे हैं, तो मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर दिया। तो अब अगर इसको अगर अपने सुलझाएं तो ये हो गया r टू द पावर 4 by 2 टेकन कॉमन, तो 1 माइनस हाफ विल बी हाफ अपॉन, तो 3 माइनस 2 इज 2 r क्यूब बाई 3। तो ये मामला कुछ ऐसा आ गया। तो ओवर हियर वी राइट दैट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास is r to the power 4 by 4 2 r cube by 3, तो वी राइट 3r by 8। ये आ गया हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। so therefore position of center of mass is turning out to be 0, 3r by 8।
तो वाई एक्सिस में किस तरफ 0,3r/8, तो यहाँ से 3r/8 पे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, अपने ऐसा बात बोल सकते हैं। ठीक है ना।